उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी की समाजवादी पार्टी जिला मुरादाबाद की ओर से आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। दिनांक 8 मई 2026 दिनांक शुक्रवार को दोपहर 2 बजे क्लिफ्टन बैंकेट हॉल, रामगंगा विहार, कांट रोड, मुरादाबाद में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। सपा के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने क्या कहा, देखिए और सुनिए उन्हीं की जुबानी। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सलीम इंजीनियर के अलावा पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पीडीए के जनक श्री अखिलेश यादव जी से प्रेरणा लेकर के कि वो रात दिन पीडीए को मजबूत करने में लगे हुए हैं, एक दिन भी आराम नहीं करते। मेरी भी आदत यही है, मैं खाली नहीं बैठ सकता। आज की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, सामाजिक स्तर पे देखें, राजनीतिक स्तर पे देखें, धार्मिक स्तर पर देखें, जबकि धार्मिक स्तर पर राजनीतिकों का दखल नहीं होना चाहिए। आप धार्मिक हो, बने रहो। धार्मिक निर्णय लेने का अधिकार धार्मिक व्यक्तियों को होना चाहिए। जातिवाद के नाम पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अजीब सा माहौल हमारे प्रदेश में और देश में बना है। मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, दलित के नाम पे, पिछड़े के नाम पे, तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए को जन्म दिया। पीडीए का मतलब जो भी पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, शेड्यूल कास्ट है। पिछड़े का तात्पर्य किसी जाति से नहीं है। पिछड़े का तात्पर्य जो शोषित है, जो वंचित है, जिनका हक मारा गया, भले ही वो अपर कास्ट के हैं, वो सब पीडीए में आते हैं। जो कभी हम उसको बहुजन समाज कहा करते थे, उसको एकजुट करने का उन्होंने निर्णय लिया और उसी के तहत मैं भी निकला हुआ हूँ। मैंने 15,813 लोगों के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के समक्ष 15 फरवरी को लखनऊ में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी और 16 तारीख से मैं और मेरे साथी बराबर पीडीए को मजबूत करने में लगे हैं। कल तक मैं 50 जिले हो आया था और जिले में जाने का मतलब एक जगह नहीं, कम से कम 10 से 20 जगह पीडीए की बात करना, छोटी पंचायत, बड़ी पंचायत, जनसभा। कल मैं बरेली में था, उससे पहले मैं शाहजहांपुर में था, उससे पहले मैं बहराइच में था, उससे पहले मैं रायबरेली में था, उससे पहले मैं कानपुर में था, उससे पहले मैं फतेहपुर में था, उससे पहले मैं बांदा में था। वो मऊ है, आजमगढ़ है, महाराजगंज है, गोरखपुर है, तो मेरठ, गाजियाबाद, संभल, ये सारी जगह होते हुए आज मैं मुरादाबाद आया हूँ। मुरादाबाद में मेरी आज 11 जगह पे छोटी बड़ी पीडीए की बैठक हैं, तो उसी के तहत मैं मुरादाबाद आया था। सर, हाल ही पे जो बंगाल चुनाव हुआ है, आप किस तरीके से उस चुनाव को देखते हैं? जैसे ममता जी के लगातार बयान आ रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, तो आप उसे किस तरीके से देखते हो? देखिए, वो उनका निर्णय है इस्तीफा देना ना देना, लेकिन बंगाल में चुनाव हुआ ही नहीं। मैं मानता हूं कि बंगाल में, आसाम में चुनाव हुआ ही नहीं।
वहाँ चुनाव हुआ हो सकता है कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ज़ीरो है, जैसे तमिलनाडु है, यानी वो अगर बेईमानी भी करेगी तो कुछ नहीं कर पाएगी। उसको अगर छोड़ दिया जाए। एक चीज़ ये कि बताइए कि यूपी में SIR कब हुआ? आज से 2-3 महीना पहले ख़त्म हो गया। चुनाव कब है? 27 में। SIR कब पूरा हो गया? फरवरी 2026 में। यानी ठीक 1 साल पहले SIR पूरा हो गया। लेकिन बंगाल में SIR कब होता है? चुनाव के 15 दिन पहले। बिहार में SIR कब होता है? चुनाव के 15 दिन पहले। ये SIR का तरीका है। ये केवल और केवल चुनाव आयोग को इन्होंने अपने हाथ की कठपुतली बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। और वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे एक प्लानिंग के तहत जहाँ जहाँ पर भी, जिन स्टेट्स में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ के अधिकारियों को बुला करके ट्रेनिंग दी गई कि हम आपको ऑब्जर्वर बना के भेज रहे हैं, हम बिहार भेज रहे हैं, हम बंगाल भेज रहे हैं, हम आसाम भेज रहे हैं। वहाँ पर आपको किस तरीके से पब्लिक को डरा के, धमका के, वोटर को पोलिंग बूथ तक न जाने की व्यवस्था करके कैसे करना है, उसको उनको एक तरीके से ट्रेनिंग दे करके वहाँ पर भेजा गया। और कई अधिकारियों ने वहाँ खुलेआम चिल्ला करके कहा, जो चुनाव आयोग के नियमों के विरुद्ध तो है ही, संविधान के विरुद्ध है। तुम संविधान के तहत शपथ ले करके तुम बड़े बड़े पदों पे IAS IPS बने हो और वहाँ जाकर ऐसे बयान देते हो। तो चुनाव आयोग उनके हाथ की कठपुतली, ट्रेनिंग शुदा जो है अधिकारी भेज दिए गए। पूरी जमात वहाँ RSS की वहाँ इकट्ठा। तो वोट हुआ कहाँ? चुनाव हुआ कहाँ? मुरादाबाद आए हैं, मुरादाबाद में विकास प्राधिकरण का लगातार बुलडोजर चल रहा है, उसको आप किस तरीके से, किस नज़रिए से ये सरकार डर की सत्ता कायम करना चाहती है। मुरादाबाद में बुलडोजर चल रहा है, मेरठ में पूरी बाजार बर्बाद कर दी गई। और तो और छोड़िए, मोदी जी के जहाँ के वो MP हैं, बनारस में पूरी दाल बाजार, जो 300 साल से दाल बाजार चली आ रही थी, उस दाल बाजार को नष्ट कर दिया गया। पूरी तरीके से भूखमरी पे लोग आ गए। तो मेरठ में क्या हाल है आप देख रहे हैं, और मुरादाबाद में क्या हाल है, बनारस में क्या हाल है, लखनऊ में पूरा का पूरा मोहल्ला साफ कर दिया गया। पूरा का पूरा मोहल्ला, आज़ाद नगर था क्या, मुझे नहीं याद आ रहा है वो क्या है, मैंने जा करके देखा, मतलब 1000-2000 मकान नहीं, वो 100 साल से रह रहे हैं। तो भैया डर की सत्ता कायम करना चाह रहे हैं। अरे ये हर तरीके से फेल हैं। किसानों को गन्ने का रेट आप दे नहीं पाए, रेट जो कम दिया तो दिया, किसानों को गन्ने का पेमेंट आप कर नहीं रहे। जो टाइम से पेमेंट नहीं हो रहा, गन्ना एक्ट में आपने, यानी तत्कालीन सरकार ने प्रावधान किया कि इनको 15% ब्याज दिया जाएगा, 1 पैसा आपने ब्याज नहीं दिया। मैं भी गन्ना मंत्री था। किसान त्राही त्राही कर रहा है। जो खाद का कट्टा स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में 50 किलो का था, वो पहले 45 किलो का किया, अब 40 किलो का कर दिया। और जो गन्ने का जो खाद का कट्टा 400 का मिलता था, आज 1650 का बिक रहा है। ऊपर से खाद नहीं मिल रही, लाठियाँ भागी आ जा रही हैं। सिलेंडर, गैस सिलेंडर के क्या हाल है आप देख रहे हैं। रेट जो बढ़ रहे हैं अपनी जगह है, लोग लाइन लगाए खड़े। पहले आपने बैंकों में लाइन लगवा दिया नोटबंदी करके। अब डीजल पेट्रोल का नंबर आने वाला है, अभी से मैं बोल रहा हूँ, अभी आया नहीं, बोल रहा हूँ, कल के दिन आपका चैनल दिखाएगा। उसके रेट बढ़ने जा रहे हैं, डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ने जा रहे हैं। बेरोजगारी मुंबाई खड़ी हुई है। युवा हमारे लड़के हुए लड़कियां रोजगार की तलाश में धक्के खाते फिर रहे हैं। उसने कहा पेपर लीक हो गया, ये हो गया, ज़्यादा बोलोगे बुलडोजर चलेगा, ज़्यादा बोलोगे बुलडोजर चलेगा। महंगाई आसमान पे है। आज आप खुद देखिए कि जो सुबह मुरादाबाद की दाल 10 रुपए की मिलती थी, आज वो 50 और 100 रुपए की मिल रही। क्यों? बनाना तो गैस से है ना। आप कहते हो हमने कॉमर्शियल में रेट ज़्यादा बढ़ाए। कॉमर्शियल क्या है?
कॉमर्शियल यही है कि जो दुकानों में जो भी है, जो खाने की चीज़ें मिलती हैं या शादी ब्याह में जो इस्तेमाल होते हैं, वो सब कॉमर्शियल है। तो शादी ब्याह कौन कराता है? पब्लिक कराती है ना। दुकानों पे खाने कौन जाता है? पब्लिक जाती है ना। तो बाहर तो पब्लिक में पड़ रहा है। क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? इन सब चीज़ों को भुलाने के लिए और इन सब चीज़ों को दबाने के लिए अगर आप बोलोगे तो बुलडोजर चल जाएगा। वारे बुलडोजर, अरे किस किस पे बुलडोजर चलाओगे? अभी बगल में आपके मेरठ है, पिछले महीने में वो दलित समाज की माँ बेटियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया और एक माँ तो मर गई। 2 हफ्ते पहले सीतापुर में एक 5 साल की लड़की की आरएसएस के लोगों ने 8 लोगों ने इज्जत लूटी, वो लड़की मर गई। बुंदेलखंड में महोबा में एक प्रजापति समाज का दूल्हा, उसका कसूर इतना था कि वो दूल्हा बनकर के घोड़े में बैठ के जा रहा था, उसको नीचे पटक दिया बजरंग दल के लोगों ने। इतना पीटा कि 8 दिन तक वो अस्पताल में पड़ा रहा और 9वें दिन मर गया। क्या है ये? कहाँ है कानून का राज? और अगर बोलोगे तो बुलडोजर चलेगा। मेरे घर में भी बुलडोजर चला देते, लेकिन मैं रहता हूँ मिलिट्री एरिया में, वो बीच में ऐसी जगह रहता हूँ कि बुलडोजर पहुँच ही नहीं सकता। जो मैं बोल रहा हूँ आपके उसमें हो सकता, मेरे घर में भी तो बुलडोजर वहाँ नहीं जा सकता, पहले मिलिट्री खड़ी है। सही बात। तो मैं भी डिफेंस में था, तो मैं मिलिट्री के बीच में रहता हूँ, चारों तरफ मिलिट्री के बीच में रहता हूँ मैं। वो डिफेंस की एक तरीके से प्रॉपर्टी में है, हमारी ही है वो, लेकिन डिफेंस की मर्जी के बगैर हम उसमें निर्माण तोड़ फोड़ ये तो कर सकते हैं, लेकिन नया निर्माण नहीं कर सकते। तो वो उसको कर नहीं सकते वो। तो मेरे यहाँ बुलडोजर भेज नहीं सकते, नहीं मेरे यहाँ भी चल जाता। सर, आप मुस्लिम नेता हैं। आजम खान साहब की गैर मौजूदगी के बाद खुद को वेस्ट यूपी में मुसलमानों के नए रहनुमा के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मुस्लिम हूँ, बिल्कुल ठीक। सच्चा पक्का मुसलमान बन जाऊं तो और अच्छी चीज़, लेकिन सिर्फ मुसलमानों तक मुझे महदूद करना ये इंसाफ नहीं है। 36 साल मैंने दलितों के बीच में काम किया, भूखा प्यासा रह करके साइकिल रैली चला करके बहुजन समाज पार्टी बनाने में योगदान दिया। मानवर कांशीराम साहब ने बनाई, उसमें एक हिस्सा में कहीं मैं भी था। पिछड़ों के बीच में मैंने काम किया, ब्राह्मणों के बीच में मैंने काम किया। तो मुझे केवल मुस्लिम लीडर कह देना, ये न तो मुसलमानों के साथ, ना तो मेरे साथ, और ना तो समाज के साथ इंसाफ है। मैं तो सिर्फ जानता हूं कि जो मानव है, मैं मानवता के आधार पर काम करता हूं। हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा मुकाबला बेईमानों से है, हमारा मुकाबला जुल्म करने वालों से है, हमारा मुकाबला गरीबों का दमन करने वालों से है। तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, और उसी के तहत 15 फरवरी को ज्वाइन करने के बाद 3 दिन घर में रहा हूँ। एक होली के दिन, एक रोज़ा अफ्तार के दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे, और एक जो है ईद के दिन। इसके बाद एक दिन भी घर नहीं रुका हूँ, बराबर दौड़ रहा हूँ। और ये प्रेरणा मुझे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मिली है। वो भी मुझसे 10 गुना दौड़ते हैं, और मैं अपने साथियों से, और साथी भी दौड़ रहे हैं। मेरा बेटा है, वो भी लगा हुआ बगल कमरे में है। मेरे भाई हैं, वो भी हैं, अभी साथ में चल रहे हैं। ये नसीम खान साहब हैं, ये भी बैठे हुए। अतीक साहब आपके साथ में आए हैं। आप लोग बिजनौर से आ रहे हैं, नाजाकर साहब वगैरह। फतेहपुर के लोग हमारे साथ हैं, गाजियाबाद के लोग हमारे, ये टीम हमारी पूरी जो है 25-30 लोगों की टीम लगी हुई है, और हम लोग लगे हुए हैं। हम जो हमारा विरोधी है, हम उसको कमज़ोर नहीं मान रहे हैं। सर, जिस तरीके से हम बात करें, आप बीएसपी से सपा में शामिल हुए हैं, और आज आप बीएसपी को किस नज़रिए से देखते हैं कि यह पीडीए में तो शामिल है नहीं बीएसपी, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? हर पार्टी का अपना अलग अलग फैसला लेने का तरीका होता है। जब मैं बीएसपी में था तब बीएसपी की बात करता था।
अब बीएसपी की बात नहीं करता हूं, लेकिन कभी कभी अफसोस करता हूं कि जिस बीएसपी को बनाने के लिए कांशीराम साहब ने पूरी ज़िंदगी लगा दी और दुनिया छोड़ के चले गए, और उस बीएसपी को बनाने में जो लाखों लोग थे, उन लाखों में एक मैं भी था। वो बीएसपी रूपी मकान कमज़ोर हो रहा है, जिसको बनाने में मैं भी था। मुझे तकलीफ है। सर, आज़म खान साहब की अगर हम बात करें, आज़म खान साहब अभी भी जेल में हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, हमें पूरी उम्मीद है कि 2027 में हमारी सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद जो सरकार, वो मौजूदा सरकार ने गलत तथ्य पेश करके अदालत में उनको सज़ा कराई है, उसको उच्च न्यायालय जाएंगे और वहाँ सही तथ्य प्रस्तुत करेंगे न्यायालय के सामने। आज़म खान साहब निर्दोष हैं। गलत तथ्य पेश करके, गवाहों को डरा धमका करके जो मौजूदा सरकार ने किया है, जिसकी वजह से आज़म खान साहब और उनका पूरा परिवार, उनके बेटे जेल में है, लेकिन प्रभावित पूरा परिवार है। हम भी उनके परिवार के हिस्से हैं, वो हमारे समाजवादी परिवार के हिस्से हैं। उनकी लड़ाई लड़ेंगे और अभी लड़ने को तैयार हैं।